हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। देखो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ समझो। देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर ये एक मास m1 है, क्लियर, और यहाँ पर ये हमने एक मास मान लिया m2, और यहाँ पर एक मास मान लिया हमने m3, और यहाँ पर एक मास मान लिया हमने m4। ठीक है, अब देखो ज़रा, इसका इससे ये डिस्टेंस होगा, इसका इससे ये डिस्टेंस, और इसका इससे ये डिस्टेंस। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि इस m1 मास पे इन सभी मासेस की वजह से क्या फोर्स लगने वाली है, ये मतलब है। ठीक है, तो वो फोर्स क्या होगी m1 पे कि जो इंडिविजुअल मासेस इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं उनका वेक्टर सम, ठीक है, वो नेट फोर्स होगी इस मास m1 पे। क्लियर, देखो कैसे समझो इस बात को। देखो हमें पता है m1 पे जो फोर्स लगेगी अगर m2 की वजह से, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, m1 इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। कैसे लगेगी वो फोर्स, f पे लगी, मतलब 1 पे लगी फोर्स 2 की वजह से। क्लियर, ऐसी 3 की वजह से जो फोर्स लगेगी वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी इसकी तरफ, वो कैसे लगेगी, 1 पे लगी 3 की वजह से, 1 पे लगी 3 की वजह से। ठीक है, और 4 का कैसे लिखेंगे हम कि m1 पे फोर्स लगी 4 की वजह से, वो इस डायरेक्शन में लगेगी, और वो लगी 1 पे लगी 4 की वजह से, इस तरीके से। ठीक है, और इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो कैसे लिखेंगे हम, देखो ऑब्वियस सी बात है, ये डायरेक्शन है तो इधर इसकी कौन सी क्या लिखेंगे हम, r1 2 यूनिट वेक्टर 1 से 2, और ये 1 से 3 है तो r1 3, और ये वाला क्या बन जाएगा हमारे पास r1 4 यूनिट वेक्टर, इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब वो एक अलग बात है कि अगर हम m2 पे भी देखें तो m2 पे भी m1 की वजह से फोर्स लग रही होगी, तो m2 की वजह से इधर लग रही होगी फोर्स, तो वो लगे क्या कहेंगे हम इसको, f पे मतलब 2 पे लगी 1 की वजह से। ठीक है, 2 पे लगी 1 की वजह से, और इधर इसका यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे हम, r21 यूनिट वेक्टर, इस तरीके से, या फिर r21 वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ यूनिट वेक्टर लिखे हैं ये, तो r12 वेक्टर, ये भी इसकी भी डायरेक्शन यही होगी। क्लियर है इतनी बात। ऐसी m3 का लिख सकते हैं आप, m3 पे लगी m1 की वजह से, तो f किस तरीके से लिखोगे, देखो f3 पे लगी किसकी वजह से, 1 की वजह से। ठीक है, और इसके लिए जो यूनिट वेक्टर बनेगा क्या बनेगा, r31 यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखो ये इनकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है ना, हमें किसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम कंसीडर कर रहे हैं कि m1 पे बताओ फोर्स कितनी है, तो m1 पे जो फोर्स लग रही है वो कौन सी लग रही है, एक तो ये वाली लग रही है, एक ये और एक ये, तो इनका वेक्टर सम होगा। क्लियर है इतनी बात। और एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पर तो मैंने ये 3 मासेस के लिए ले लिया, ठीक है, मतलब एक ये एक ये एक ये, इस पे 3 मासेस की वजह से फोर्स लग रही है। ठीक है, अब अगर आपको ये कहा जाए कि n नंबर ऑफ मासेस हैं, यहाँ पर ये जैसे तरीके से हमने m4 लिखा, m5 m6 ऐसी नंबर ऑफ मासेस हैं, तो mn भी हो सकता है लास्ट उसका। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कंसीडर करूँ अगर कि ये हमारे पास कौन सा मास हो गया, n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए हो गया। ठीक है, तो इसके लिए जो बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो इसमें हमें पता है m1 पे अगर इस n नंबर ऑफ मास के लिए फोर्स लगेगी तो वो कैसे लगेगी, फोर्स लगी 1 पे किसकी वजह से, n की वजह से। ठीक है, और इसका जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो भी क्या बनेगा, r1n यूनिट वेक्टर, इस तरीके से बनेगा। क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात देखें कि जो f नेट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है आपके पास, f इधर से देखो ये 1 2 वेक्टर प्लस में f13 वेक्टर प्लस में f14 वेक्टर एंड अप टू सम ऑन f1n वेक्टर, ये बनेगा वेक्टर सम ऑफ जो फोर्सेस, वेक्टर सम करेंगे फोर्सेस का जो कि इंडिविजुअल मासेस की वजह से लगी हैं। ठीक है, और ये भी कौन सी हैं, ग्रेविटेशनली फोर्सेस ही हैं। ठीक है, और इन सब का वेक्टर सम करेंगे तो हमारे पास f नेट आ जाएगा ऑन m1। क्लियर है इतनी बात। अब इसको अगर आप थोड़ा समेशन में लिखना चाहते हो तो किस तरीके से लिखोगे, देखो हम इस तरीके से लिखें, समेशन ऑफ f1, और यहाँ लिख दें हम i, और जो i वेरी कर रहा है वो कहाँ से वेरी कर रहा है, 2 से n, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। आई बात समझ में। देखो ना 1 तो सब में ही आ रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मान लीजिए 6 मासेस के लिए होता तो f1 2 1 3 1 4 आगे आ जाता 1 5 1 6, क्योंकि i की वैल्यू वेरी करती 2 से लेके 6 तक, क्योंकि n अगर हम कह रहे हैं 6 है और i की चल रही है वैल्यू कहाँ से, 2 से। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आया किस तरीके से लिखा है। तो यही सब हमने यहाँ पर ऊपर डेफिनेशन में भी लिखा है कि इट स्टेट्स दैट द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स f ऑन अ पार्टिकल, जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स f है ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू द नंबर ऑफ मासेस की वजह से, पार्टिकल कौन सा है, m1 की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, एंड ड्यू टू द नंबर ऑफ मासेस ये सब आ हुए हैं यहाँ पर m2 m3 m4 m1 तक। ठीक है, इज द वेक्टर सम ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्सेस, वेक्टर सम कर दिया इनका
ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेज ही हैं एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल मासेस। तो जो इंडिविजुअल मासेस जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उन सब का वेक्टर सम अगर हम करेंगे तो m1 की क्या आ जाएगी हमारे पास नेट फोर्स आएगी, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स आएगी। क्लियर है। अब ये तो सिंपल वे में हमने लिख दिया, ठीक है। अगर हम इसको और एक्सटेंड करें कि अगर हमें पता है वी नो F इज इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन Gm1 m2 बाय आर स्क्वेयर। तो यहाँ से देखो अगर हम बात कर रहे हैं F12 की, क्लियर है, F12 की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कैसे लिखेंगे हम Gm1 m2, क्लियर है, m1 m2 अपॉन में जल्दी से बताओ क्या आएगा R12 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का, और यहाँ पर R12 क्या आ जाएगा हमारे पास कैप आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी क्या है कहानी कि कई बुक्स में ये चीज़ कैसे लिखी हुई है, यहाँ पर R21 है और यहाँ भी R21 है, तो वो कैसे आया होगा, बिकॉज आपको पता है ना R12 ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, R21 ये माइनस में होते हैं, समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर बताया मैंने R12 इधर जा रहा है R21 इधर जा रहा है, तो ये चीज़ फिर यहाँ पर माइनस में लिख के R21 यूनिट वेक्टर R21 स्क्वायर इस तरीके से भी किया हुआ है। और फिर वहाँ से क्या किया उन्होंने, जैसे इस तरीके से लिख दिया ना उन्होंने Gm1 m2 R21 और R21 का स्क्वायर और यहाँ माइनस लगा दिया। फिर इसको भी चेंज किया हुआ है किस तरीके से, R21 की वैल्यू क्या पुट कर दी माइनस के R12, ठीक है। तो वहाँ लिख रखा है कि सिमिलरली m1 m2 और ये क्या कर दिया R12 और ये R12 का स्क्वायर इस तरीके से। तो फिर कहा कि ये वाली वैल्यू ही पुट करो, तो हमने तो डायरेक्ट यही चीज़ की हुई है। क्लियर है, इतनी बात समझ पा रहे हो ना बात को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कई बुक्स में इस तरीके से किया हुआ है तो वो कंफ्यूज नहीं होना। ये चीज़ मैंने आपको जो वेक्टर फॉर्म बताई थी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की उसमें भी क्लियर की थी, ठीक है। ये हो गई, ठीक। इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं F13 निकाल सकते हैं। तो सिंपल 13 है ना, तो यहाँ से ध्यान रखो Gm1 आएगा m3 आएगा, अब याद रखना क्योंकि 3 की वजह से लग रही है 1 पे, तो m1 m3 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास R13 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या आएगा R13 यूनिट वेक्टर, जैसे यहाँ था आपके पास ये R13 ये वाला। क्लियर है, समझ में आई बात। इसी तरीके से F14 कर लोगे आप, क्या आएगा यहाँ से, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इजी वे में आपको समझा रहा हूँ। ये m1 क्या आएगा अब m4 आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा R14 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा R14 कैप। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। सिमिलरली F1n के लिए भी निकाल लोगे आप, तो क्या आएगा Gm1 mn अपॉन में R1n का स्क्वायर और यहाँ R1n का यूनिट वेक्टर। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आ रही है। अब ये सब क्या करो पुट करो, क्योंकि हमें पता है नाउ F इज इक्वल टू में आपको पता है क्या होगा F12 प्लस में F13 प्लस में F14 एंड अप टू F1n, इसमें वैल्यू पुट करो ये सारी, जरूर यहाँ पर करते हैं हम। ये देखो दिखाई दे रहा है, देखो जी F इज इक्वल टू में F12 की वैल्यू बताओ पहले तो क्या है आपके पास Gm1 m2 अपॉन में R12 का स्क्वायर R12 कैप प्लस में अगले की वैल्यू क्या है 13 की Gm1 m3 R13 का स्क्वायर, यही है वैल्यू देख लेना आप, ठीक है, और यूनिट वेक्टर प्लस में अगले की जो हमारा F14 है तो Gm1 m4, यहाँ भी आप खुद से अपने दिमाग में बना सकते हो कि F14 है ना, तो m1 m4 और R14 का स्क्वायर और यहाँ R14 यूनिट वेक्टर प्लस में एक और टर्म है अप टू करके ऐसे, ठीक है। F1n थी ना, तो Gm1 mn R1n का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो मोड लगाया हुआ है, और R1n यूनिट वेक्टर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो अब यहाँ से आप थोड़ा कर सकते हो किस तरीके से, देखो कॉमन लेके यहाँ से देखो F इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा ये आपके पास, देखो ये सब वेक्टर में भी है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा हम कर देते हैं, ये वेक्टर है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए आपके, ठीक है। जो चीज़ वेक्टर में है वेक्टर में लिखना है उसको, ठीक है। मोड लगा के हमने यहाँ पर बात क्लियर की हुई है कि वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ भी ये वेक्टर आएगा, यहाँ भी ये वेक्टर, यहाँ भी ये वेक्टर, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से अगर आप देखोगे Gm1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा देखो m2 R12 यूनिट वेक्टर और R12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में यहाँ क्या बचेगा m3 R13 यूनिट वेक्टर अपॉन में R13 का स्क्वायर। क्लियर, प्लस में अगले में क्या बचेगा यहाँ पर m4 R14 यूनिट वेक्टर और R14 का स्क्वायर बचेगा। क्लियर है, एंड अप टू ये और क्या बचेगा इसमें आपके पास mn, क्योंकि Gm1 तो बाहर आ गया ना सब में था, तो mn अपॉन में R1n का स्क्वायर और यहाँ R1n क्या है, ठीक है। इस तरीके से ये आपने करना है।
क्लियर है, बताओ समझ में आ गया? ठीक है, तो ये था आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, जिस भी पार्टिकल पे आपको निकालना है तो जितने भी दूसरे पार्टिकल की वजह से उस पर फोर्स लग रही है उनका वेक्टर सम कर दो। क्लियर है? तो बस ये आपके पास क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। समझ में आया? ठीक है जी, तो इसको कर लोगे आप। तो इसमें जो मैंने आपको ये माइनस वाली बात बताई थी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। R12 की जगह उन्होंने क्या लिखा हुआ है वहाँ पर, R21, जिसकी वजह से माइनस आया हुआ है। क्लियर? तो उस तरीके से फिर उन्होंने क्या हुआ है, इसको बाद में चेंज किया हुआ है, R21 को माइनस R12 किया, तो माइनस माइनस में वो प्लस में हो गया। ठीक है, तो लेकिन मैंने ये चीज़ आपको डायरेक्ट बताई हुई है कि डायरेक्ट ही करो आप। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होती और ईजी लगता है टॉपिक, कर लोगे। ठीक है, तो ये था आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ओके जी, थैंक यू।